नमस्कार दोस्तों, भारत का भूगोल जियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे भारत का सामान्य परिचय। ठीक दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। ये वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये वाला पार्ट पूर्वी गोलार्ध और इसके पीछे वाला पार्ट पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत अपना देश इस गोलार्ध में स्थित है, यानी कि इस रेखा के ऊपर अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध और इस रेखा के इधर देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध, यानी कि भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। समझ में आया दोस्तों? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है, यानी कि भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम, ये रहा पूर्व और इधर है पश्चिम। तो कह रहा है कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। एवं उत्तर से दक्षिण तक, ये है दक्षिण और ये है उत्तर। तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई यानी कि विस्तार है 3214 किलोमीटर। 3 त्रिका 9 और 3 जो है 2 बार आया है, तो ऐसे याद कर लेना। और ये उल्टा देखो, 3 2 1 इसके बाद 4 आ गया। 1 2 3 4 गिनती होती है, वैसे उल्टा 3 2 1 फिर इसके बाद 4 आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो मात्र 2.4% ही है। सोचो ज़रा कि ये सर्किल 100% है, ठीक, और इसमें मात्र 2.4%, और फिर भी यह क्षेत्रफल के मामले में 7वें पोजीशन पर है। और अगर पूरे विश्व की तुलना में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो यह 17.5% है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या केवल भारत में निवास करती है। तो सोचो ज़मीन कितनी कम है और रहने वाले बहुत अधिक हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार लेटीट्यूड एक्सपेंशन क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, यानी कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। एवं देशांतरी विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक फैला हुआ है देशांतरी विस्तार, यानी कि भारत इस देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के मध्य अवस्थित है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? ये जो रेखाएं होती हैं, खड़ी खड़ी रेखाएं, इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल में होती हैं, इनको हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। और ये जो खड़ी वाली हैं, इनको कहते हैं देशांतरी रेखाएं। तो इन देशांतरी रेखाओं के द्वारा हम समय यानी टाइम को एवं अवस्थिति पोजीशन को देखते हैं। किसी देश को अवस्थिति का पता कैसे लगाएंगे? हम देशांतरी रेखाओं के माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि ये देश किस जगह स्थित है। और हम जैसे अपने देश के मानक समय रेखा 82 सही 1/2 अंश, और जबकि ग्रीनविच पे 0 है, तो 0 से
82 सही 1/2। इसके बीच में अपना समय कितना है? 5.5 घंटा आगे चलता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे हम समय की और अवस्थिति दोनों का पता लगाते हैं देशांतरी रेखाओं के माध्यम से। आया दोस्तों समझ में? अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इसका ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। ठीक दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। माँ से हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश, इससे हो जाएगा क्या? त्रिपुरा। पा से हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल। और रा से हो जाएगा राजस्थान। गा से हो जाएगा क्या? गुजरात। फिर यहाँ माँ आ गया, माँ से हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम हो गया। और छा से छत्तीसगढ़। और झा से झारखंड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक होगी शानदार। अगर हम मैप पे देख लें इन राज्यों, कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 अंश, ये कर्क रेखा हो गया। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो हमने बताया था ना कि ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और यहाँ कर्क रेखा भी क्या है? हॉरिजॉन्टल ही है ना, तो ये अक्षांशीय रेखा कहलाएगी। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, देखिए आप 2 बराबर भागों में बट रहा है कि नहीं? उत्तर में जितना है उतना दक्षिण में भी दिख रहा है। तो 2 बराबर भागों में यही एक रेखा भारत को विभाजित कर रही है, कर्क रेखा 23.5 अंश पे। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, गुजरात। देखो गौर माता यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर माता या गुजरात में स्थित है। या भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। इसके बाद जो है कोई ना गांव है ना कोई ज़िला है, बस यही पश्चिमी छोर है भारत का। एवं पूर्वी बिंदु किबिथु या अरुणाचल प्रदेश के में स्थित है। देखो किबिथु या अरुणाचल प्रदेश में है और या भारत के पूर्वी बिंदु, इसके बाद कुछ नहीं पड़ता है भारत का। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। यानी कि गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच टाइम का अंतर जो है 2 घंटे का पड़ जाता है। इसीलिए बीच में भारतीय मानक समय रेखा बनाया गया, जिससे दोनों का बैलेंस बना रहे। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। कहीं कहीं इलाहाबाद के नैनी लिखा हुआ है, तो दोनों याद कर लेना। भारतीय मानक समय रेखा 82 सही 1/2 डिग्री से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। अभी हमने आपको बताया था कि ग्रीनविच जो है लंदन से होकर गुजरती है, एक देशांतरी रेखा है। ये 0 डिग्री दिखाता है। और अपना भारत देश यहाँ से 82 सही 1/2 डिग्री। तो इस अपना टाइम जो है प्लस 5.5 आगे है ग्रीनविच से। आ रहा है समझ में दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। यदि भारतीय मानक याम उत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न यानी दोपहर हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। ठीक दोस्तों,
भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो यह अंडमान है और यह है, ये है निकोबार। तो निकोबार में भी ये जो है ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसके अलावा कोई दक्षिणतम बिंदु नहीं, यही भारत का सबसे आखिरी छोर है। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। अब देखिए मैप में कैसे जो है 4 राज्यों को टच कर रहा है। तो ये है सोनभद्र। इधर से देखोगे बिहार से टच कर रहा है, इधर से झारखंड से, नीचे से छत्तीसगढ़ से और इधर से मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला ही पूरे भारत में एकमात्र यही जिला है जो 4 राज्यों से स्पर्श हो रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। याद रखना भाइयों। भारतीय मानक समय रेखा 82 सही 1/2 अंश 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी बताइए। 8 राज्यों से, अभी तो बताया था। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए मैप पर देख लेते हैं कैसे गुजर रही है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, और यह जो है 82 से 1/2 अंश से देशांतरी रेखा गुजरती है। या यहीं पर इलाहाबाद की नैनी या मिर्ज़ापुर कह लो, यहीं से होकर गुजरती है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं प्लस 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूटी हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? 1, 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादरा दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली ये 5 हो गया, पुदुचेरी 6 हो गया, लक्षद्वीप 7 हो गया और अंडमान निकोबार 8 हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में और 28 राज्य हैं। राज्य तो आप लोग सभी जान ही रहे हैं। और इधर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों? इन राज्यों को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 क्यों? क्योंकि इधर 7 स्टेट हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 स्टेटों को क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स। ओके दोस्तों, सिक्किम को जो है 7 सिस्टर्स में नहीं गिना जाता है, ये याद रखना। ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय कर दिया गया, यानी कि जोड़ दिया गया। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया, विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। ये इसको ध्यान रखना, ये तारीख 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो है क्या हो गया? दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। इतना लंबा नाम हो गया, लेकिन इसकी राजधानी जो है वह दमन है। तो दोस्तों इसकी राजधानी का नाम ज़रूर याद रखना, और यह कब से प्रभावी हुआ इसको भी याद रखना। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु अभी हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं।
उत्तरतम बिंदु जो है, मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिणतम बिंदु हो गया, ये पूर्वी बिंदु हो गया, ये पश्चिमी हो गया। तो उत्तरतम बिंदु पे यहाँ पर लद्दाख स्थित है। तो लद्दाख में इंदिरा कौल उत्तरतम बिंदु है, लद्दाख में स्थित है। पूर्वी बिंदु भारत का ये जो है किबुथी अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है। इसके बाद यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी या तमिलनाडु में, इसको केप कमोरिन भी बोलते हैं। यह देखो भारत की मुख्य भूमि ये जो है, ये मुख्य भूमि है और इधर समुद्र से लगे हुआ है ग्रेट निकोबार और अंडमान निकोबार, तो इसीलिए समुद्र के बीच में, इसीलिए इसको जो है, ये भी अपने देश का हिस्सा है, इसीलिए इसको जो है अपने देश का जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। इंदिरा पॉइंट 2004 में जब सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट का बहुत सा हिस्सा डूब गया है। अब हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु, आप लोग देख चुके, पश्चिमी बिंदु भी हो गया, दक्षिणतम बिंदु, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, देखो दोस्तों उत्तर से दक्षिण में लगाना है। ये भारत का जो है एक खूबसूरत मैप है, जहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये हो गया लद्दाख। तो यह कह रहा है कि काराकोरम उत्तर से दक्षिण, यानी कि आप ऐसे आएंगे, ये उत्तर है और ये दक्षिण हो गया, तो ऐसे आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा पहले कारा, यहाँ पर पड़ेगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके जस्ट नीचे लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसके नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर इसके नीचे ये हो गया पीर पंजाल हो गया, फिर इसके नीचे ये हो गया शिवालिक। तो इसका ट्रिक एक बार देख लेते हैं, जिसे याद भी रहे। काल जप शिव को, तो यहाँ को साइलेंट है, काल जप शिव को, बस ऐसे ट्रिक याद करने के लिए बनाए हैं। काल जप शिव को, तो का से हो गया काराकोरम, ला से हो गया लद्दाख, जा से हो गया जास्कर, पा से हो गया पीर पंजाल और शिव से शिवालिक हो गया। तो यानी कि उत्तर से दक्षिण में अगर क्रम कभी पूछ दे तो आप काल जप शिव को ट्रिक याद करके आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। आइए मैप पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ स्टेट है और यहीं पर जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों मिलती हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ में आकर काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि यहाँ से ये ऐसे जा करके बस यहाँ तक, तो ये क्या कह रहा है? मुख्य भूमि की तटी, जब तटी पूछ दे तो यानी कि समुद्र के किनारे वाली लंबाई। तो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है लगभग 6100 किलोमीटर है। यह लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और क्या कह रहा है? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। वैसे तो म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा अपनी साझा करती है। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। इन चारों राज्यों से
म्यांमार सीमा स्पर्श करती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा सीमा साझा करती है। बस यही पूछ रहा है कि किस स्टेट से ज़्यादा सीमा स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश। आप मैप में ही देख सकते हैं कितना लंबा जो है इसकी सीमा रेखा है, जबकि ये सब छोटे छोटे सीमा रेखा है इन सब की। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये तो बच्चा भी जानता है कि दूसरा है, बट 2027 तक भारत पहले पोजीशन पर आ जाएगा, ऐसी संभावना है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? बहुत शानदार दिया हुआ है। ये 7 राज्यों से जो है अपनी सीमा साझा करती है। आइए मैप पे देखते हैं कौन कौन से 7 हैं। तो 7 सिस्टर्स को याद कर लीजिए, और एक जो है 7 सिस्टर से बाहर है। तो एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय हो गया, तीसरा त्रिपुरा हो गया, चौथा मिजोरम हो गया, 5वां जो है मणिपुर हो गया, 6ठा नागालैंड हो गया, 7वां अरुणाचल प्रदेश हो गया। इस प्रकार से जो है असम लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों से टच हो रहा है, और इधर पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की कोई बात ही नहीं है, यह केवल राज्यों से ही स्पर्श हो रहा है। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम, यानी कि नाम को बदला गया था कुछ समय पहले। तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया, और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप हो गया, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप हो गया। ये अरुणाचल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो मैप पे देखिए, ये रहा पाक जल संधि, और यहीं पर जो है क्या है, श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। पाक जल डमरू मध्य। भारत के कौन से राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं? बहुत ही ज़बरदस्त। भारत के कौन से राज्य तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आप ये तो दोस्तों किसी से गलत नहीं होना चाहिए, बस एक ही राज्य है, उसका नाम है क्या? त्रिपुरा। यहाँ पर दिया नहीं हुआ क्या? इसका नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, ये देखिए त्रिपुरा है। ये तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। अब आते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल की बात करते हैं। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य बनता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। तो ये देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि ये है लक्षद्वीप, और इसके नीचे है मिनिकॉय, और इसके नीचे है मालदीव देश। तो अगर इनके बीच में खींचा जाए लाइन तो 9 डिग्री, इनके बीच में तो 8 डिग्री। समझ में आया दोस्तों? ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। तो इंडोनेशिया और क्या दिया हुआ है? ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। यहाँ पर मैप दी, यही देखिए, यहाँ पर देखा जाएगा तो इंडोनेशिया का सुमात्रा है और ये ग्रेट निकोबार है। तो इसके बीच में जो है ये है ग्रेट या महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल। ठीक, अब इसके बाद पाक स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, ये तो आप लोग देख ही लिए हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक, जिसे निवेशिका भी बोलते हैं, एक पतली सी निवेशिका, यह मुंबई में है, यह मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में, इससे तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, यह भी गुजरात में है। पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, ये देखिए नर्मदा ऊपर नदी बहती है और ताप्ती नीचे, तो यहीं पर आकर गिरती हैं, और यही है खंभात की खाड़ी, और ये है जो ये है कच्छ, और ये है खंभात की खाड़ी। तो याद रखना, पहले का आता है उसके बाद खा आता है, तो का ऊपर रहेगा और खा नीचे रहेगा।
और यह नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना यहीं खंबात की खाड़ी में आकर गिरता है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य जो है लक्षद्वीप सागर है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। तो ये हो गया श्रीलंका। तो यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य था और ये इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। कोको स्ट्रेट जल डमरू मध्य कोको द्वीप, यह कोको द्वीप जो है म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। तो कोको द्वीप कहाँ है, देखो अब दिखा रहे हैं। ये देखो, ये म्यांमार का पार्ट है। अगर ऐसे बनाया जाए तो ये म्यांमार ऐसे बनेगा। तो म्यांमार का ये कोको द्वीप है, इस पर जो है आधिपत्य कोको द्वीप पर म्यांमार का है। और ये है अपना अंडमान। तो इसके मध्य जो है क्या बोल रहा है, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी, हाँ, तो इसके मध्य जो है कोको स्ट्रेट पड़ता है। तो ये कोको द्वीप हो गया और ये अंडमान, तो इसके बीच इसको बोलते हैं कोको चैनल। डंकन पास, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। तो दोस्तों देखिए इसको, यहाँ पर जो है अंडमान को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। और ये हो गया लघु अंडमान। तो दक्षिणी और लघु के मध्य में क्या है, डंकन पास है। आया समझ में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। तो दक्षिणी और लघु के बीच में डंकन पास है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। ये तो सिंपल है, ये ऊपर अंडमान निकोबार हो गया और अंडमान हो गया और ये निकोबार हो गया। तो इसके बीच में जो है उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। अब हम देखते हैं विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे अधिक लंबाई में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितना, 4096.7 किलोमीटर। ओके दोस्तों, यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या। तो बांग्लादेश से कौन कौन से यूटी और स्टेट जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, हम देख लेते हैं मैप पे। तो ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश ये है। तो बांग्लादेश से कौन कौन से, पश्चिम बंगाल हो गया। इधर सिक्किम को नहीं जोड़ सकते क्योंकि सिक्किम और बांग्लादेश के बीच में पश्चिम बंगाल है, सिक्किम। और ये असम हो गया, मेघालय हो गया, फिर असम यहाँ टच कर रहा है। तो असम जो है बांग्लादेश को 2 बार टच करता है, ये भी ध्यान रखना। ये त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम हो गया। तो कितने हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम 1 2 3 4 और ये पश्चिम बंगाल 5। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 5। समझ में आया दोस्तों, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। अब दूसरा आता है चीन। बांग्लादेश के बाद चीन जो है भारत से सबसे ज़्यादा सीमा संलग्न करता है। कितना, 3488। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है वह मैकमोहन रेखा कहलाती है। आइए देख लेते हैं कि चीन से कौन कौन से यूटी और स्टेट अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, लद्दाख यूटी ही चीन से सीमा साझा करता है। फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया। उत्तर प्रदेश कहीं भी टच नहीं हो रहा है क्योंकि यह नेपाल से टच हो रहा है। बिहार भी कहीं तक टच नहीं हो रहा है। सिक्किम टच हो रहा है, असम भी नहीं टच हो रहा क्योंकि असम भूटान से घिरा हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश। तो कितने स्टेट यूटी हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये भी 5 ही हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है। लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है जो 3323 किलोमीटर की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत के साथ।
और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा ही कहलाती है। देखो बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले जो है पाकिस्तान ही कहलाते थे, लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गए हैं, लेकिन उनके बीच में जो रेखा का निर्धारण हुआ था वो एक ही महोदय ने किया था, रेड क्लिफ ने, तो उन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। अब देख लेते पाकिस्तान किन किन यूटी और स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है। पहली गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू एंड कश्मीर और ऊपर लद्दाख से भी दोस्तों भूलना मत, तो ये भी 5। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कितना, 5। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 यूटी से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब आती है नेपाल। नेपाल जो है 1715 किलोमीटर तक की सीमा साझा करता है। अब देख लेते हैं नेपाल किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर सिक्किम है, यानी कि 5। ये भी 5 जो है राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अब आता है बारी म्यांमार का। यह जो 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत के साथ, और यह अभी को हमने बताया है कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अब 6ठे नंबर पर आता है भूटान, जो 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब भूटान को देख लेते हैं। भूटान देखिए, भूटान जो है पहली बात सिक्किम से, यहाँ रहा सिक्किम से, दूसरा पश्चिम बंगाल से, तीसरा असम से, चौथा अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ भी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब बारी आती है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान जो है भारत से बहुत ही कम किलोमीटर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य में जो रेखा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। यह भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे राजस्थान पीसीएस, हर एग्ज़ाम में ये फिक्स रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। अफ़गानिस्तान मात्र लद्दाख से ही अपनी सीमा साझा करता है, वो भी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, जो है क्षेत्र लद्दाख का, उससे। तो इस प्रकार जो है कुल स्थलीय लंबाई कितनी हो गई, 15,106 किलोमीटर। तो भारत की कुल स्थलीय लंबाई 15,106 किलोमीटर हो गई। यानी कि अगर यहाँ से देखोगे तो ये तटीय रेखा की लंबाई कितनी थी, क्या हम बताए थे, 6100 किलोमीटर। लेकिन स्थलीय सीमा देखा जाए तो ये चीन का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारा किलोमीटर अगर जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, दोस्तों, एक बार देखो, 15,106। तो ये हो जाएगा 15,106 किलोमीटर। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की भी तटीय रेखा अगर जोड़ लिया जाए 6100 में, तो यह हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि अगर कुल की बात करें, कुल तटीय रेखा, तो 7,516.6 किलोमीटर होगी। अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि से सटी हुई तटीय रेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर, और स्थलीय की तो 15,106 किलोमीटर हो गया। कन्फर्म दोस्तों, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। अब हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा। अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914, यानी कि महात्मा गांधी जब भारत आए थे 1915 में, तो उससे 1 साल पहले ही 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में, कब, शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। फिर भी चीन जो है कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं, और हमेशा जो है कुछ ना कुछ विवाद खड़ा ही करता रहता है। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के बाद
विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा के निर्धारण बॉर्डर कमीशन, ये कमीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना कि रेड क्लिफ रेखा जो है का निर्धारण किस कमीशन के द्वारा किया गया, तो बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। तो क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, इसको याद कर लेना। काराकोरम अभी हमने दिखाया था, ये काराकोरम, इसको एशिया की रीढ़ बोलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम फिर समान परिचय के अंतर्गत आगे कुछ बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।